हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू किंग्स एकेडमी। किंग्स एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय संविधान का भाग 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक से, जिससे आपको भारत और भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में समझ विकसित होएगी। तो आज का लेक्चर्स हम शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपका ये फ़ायदा होगा कि पढ़ते टाइम आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो एक ही बार में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अलग से आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ आपको बारीक से बारीक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे MP पुलिस हो, SSC GD हो, SSC हो, आपको हर एक एग्ज़ाम्स में सफलता मिल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखो देश या राज्य क्या होता है। तो देखो जो भी देश है या राज्य है, हर एक देश का, या अब देखो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया और फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब भी हम भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य की बात करेंगे तो राज्य का अर्थ यहाँ पे देश से लेना है। ठीक है, तो हर एक देश में या राज्य में उस देश को, राज्य को चलाने के लिए क्या होती है, शासन व्यवस्था होती है। तो देश या राज्य किससे चलेगी, शासन होगी, एक सिस्टम होता है। तो हमारा जो पूरा देश किस प्रकार से काम करेगा, किस हिसाब से चलेगा, तो उस सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे जिस किताब में लिख गई है उसे हम लोग भारतीय संविधान की किताब कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या होता है, तो अब देखो जैसे कि अनुच्छेद होता है, फिर आपने एक सुना होगा IPC और आपने एक सुना होगा CRPC। तो अब ये जो अनुच्छेद है, यानी कि जिस भारतीय किताब में, अब देखो जो हमारी संविधान है, देश चलाने का पूरी शासन व्यवस्था दी गई, सिस्टम दी गई है, वो किस किताब में दी गई है, संविधान की किताब में दी गई। अब एक ही चीज़ में हर एक चीज़ थोड़ी बता देगा, तो उसके क्या है, हमने क्या किया, उसको 22 भागों में, जैसा बुक में हमारे चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं, राइट, उसी प्रकार से संविधान में कितने 22 भाग है, और उस 22 भाग के अंदर भी क्या किया, हर एक चीज़ को हमने क्या किया, अलग से क्लैरिफाई करने के लिए उसे अनुच्छेद नाम दिया गया। तो भारतीय संविधान में जब संविधान बन रही थी उस समय 395 अनुच्छेद थे, और अब और भी ज़्यादा अनुच्छेद बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ते घटते रहते हैं, उसके ऊपर हम करंट में नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है, तो उस क्या की गई, अनुच्छेद में उसे लिख दिया गया। तो 395 अनुच्छेद है, और पहले अभी और भी ज़्यादा हो गए, 400 के ऊपर चले गए अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय इस 22 भाग में से जो पहला भाग है, आज उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले, भाग 1। अब इस भाग में देखो बहुत ही छोटा सा भाग है, इसके अंदर सिर्फ 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है, तो इसके बारे में संघ और जो हमारे भारत की संघ है, संघीय व्यवस्था है, हमारी भारत की सिस्टम है, वो पढ़ेंगे। और हमारा भारत के जो भी जितने भी राज्य हैं उस राज्य के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए आज का लेक्चर्स को हम लोग पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है ना। संघ यानी कि अब देखो इंग्लिश में संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन, बट यहाँ पर जो हम भारत के संघ की बात कर रहे हैं वो अलग संघ है। अब जैसे कि आप देखोगे कि जो अमेरिका है वो भी क्या है, यूनियन है ना, वहाँ पर भी क्या है, यूनियन सिस्टम से। बट यहाँ पे भारत के संदर्भ में अब जो अनुच्छेद 1 है, इसके अंदर 2 बातों को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला अनुच्छेद में ये बोला गया है कि इंडिया यानी कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, ना कि वो राज्यों का समूह है। यहाँ पे हम समूह की नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं। अब संघ और समूह का दोनों का जो मतलब होता है इंग्लिश में यूनियन ही होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। इस बात को आप ध्यान में रखने रहना, क्योंकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बनते हैं और हम फिर क्या करते हैं, मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब देखो जो इंडिया है, अब जो भारत है, इसके नाम को भी लेकर क्या हुआ था, मतलब कि जो हमारे संविधान सभा के लोग थे उनके अंदर कोई मतैक्य नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दी कि भारत की जो पारंपरिक नाम है भारत, इसे रहने दिया जाए, और कुछ लोगों ने कहा कि जो आधुनिक नाम है इंडिया, इसे रखा जाए। तो यहाँ पर जो हमारी संविधान सभा है उन्होंने दोनों को स्वीकार किया और यह बोला कि इंडिया ही क्या है, भारत है। तो इंडिया या भारत दोनों नाम क्या किया गया, हमारे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 1 में ये बातें भी मिलती है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इंडिया ही क्या है, भारत है। और दूसरा बात क्या की, भारत क्या है, राज्यों का
संघ है, ना कि समूह है। अब देखो जैसे कि यूनियन वाली जो सिस्टम है वो अमेरिका जैसे देशों में भी हमें देखने को मिलती है ना। तो अमेरिका क्या है, देखो अमेरिका में 57 स्टेट्स का क्या है, 57 स्टेट्स का क्या है, यूनियन है। मतलब वहाँ पे 57 अलग अलग राज्यों ने मिलके क्या किया है, उन लोगों ने अपना एक सिस्टम डिसाइड किया है और बोला है कि ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहेंगे। यानी कि यूनाइट होकर आए, वो एकजुट होकर उन्होंने अपनी एक दिखाई कि ठीक है इतना सा क्षेत्र, इसके ऊपर हम एक अलग से सिस्टम बनाएंगे जो कि हमारे पूरे देश में रिप्रेजेंट करेगा। तो अमेरिका के जो स्टेट्स है उसके अंदर आप देखोगे कि वहाँ की दो नागरिकता की बात रहती है। वहाँ पे एक स्टेट की भी नागरिकता होती है, फिर एक देश की भी नागरिकता होती है। अमेरिका के राज्यों में आपको दो संविधान भी देखने को मिलेंगे। एक हर एक राज्य का अलग से संविधान होता है और अमेरिका का जो पूरे देश का ओवरऑल संविधान है वो अलग होता है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है, राइट। अब अमेरिका का जो यूनियन है वो क्या है, अब जैसे कोई भी स्टेट यहाँ चाहे, जैसे मैक्सिको चाहे या कोई भी और चाहे, तो वो जब चाहे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, करार है कि हम करार करके इन लोगों ने बनाया है अपना यूनियन, तो ये उस करार को तोड़कर अमेरिका से अलग हो सकते। लेकिन भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है। भारत राज्यों का संघ, इस संघ शब्द से तात्पर्य यह है कि भारत में हमने क्या किया, किसी को करार के माध्यम से नहीं, ये हमारा अभिन्न भाग का हिस्सा है। यानी कि भारत में राज्य को शामिल तो किया जा सकता है, वो अगले अनुच्छेद में देखेंगे आप लोग, लेकिन जो राज्य एक बार भारत में शामिल हो गए वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पे। तो अब आपको मेरे ख्याल से पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि संघ और जो यहाँ पे समूह का तात्पर्य है उसमें क्या डिफरेंस है। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में राज्यों को आने की तो अनुमति है लेकिन यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये बात की गई है। और अब देखो, अब जो भी हमारे राज्य है और भारत के जो भी क्षेत्र है, अब वहाँ पे तो अब संविधान में क्या कर सकते हैं, हम हर एक को तो जगह नहीं दे सकते अनुच्छेद में कि सबको लिख दिया जाए, राइट ना। तो अब जो भारत के राज्य है या उन राज्यों के जो भी क्षेत्र हैं या संघ शासित जो भी क्षेत्र है, उन सब के लिए हमने क्या किया है, जब अलग से एक अनुसूची बना। अब अनुसूची क्या होती है, मतलब कि संविधान के लास्ट में ही कुछ और पन्ने जोड़ दिए गए संविधान में अलग से हर एक पार्ट के लिए। तो इसे भारत की पहली अनुसूची में क्या किया गया, हर एक राज्यों के बारे में आपको जानकारी वहाँ पे दी गई है, इसको बोलते हैं हम लोग अनुसूची, ठीक है। तो अनुसूची में राज्यों को और उसके क्षेत्रों को दर्शाया गया है। अब देखो, जो अनुच्छेद बात करता है वो 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात करता है, एक राज्यों के क्षेत्र और एक संघ क्षेत्र और भविष्य में अधिकृत क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र यानी कि जो आज हम लोग देखते हैं, उस समय तो इस हिसाब से नहीं हुआ करता था। उस समय जो भी हमारे राज्य हुआ करते थे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, वो राज्य जो है कि भारत के है ना, इसके अलावा देसी रियासतें भी थी उसे भी, तो उस हिसाब से। लेकिन जैसे कि आज राज्य है, गोवा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है ना, तो इन राज्यों को जो है कि एक तो वो हो गए, राज्यों के क्षेत्र हो गए, और संघ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि जैसे कि हमारे शासन जो चलता है कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है, राइट, ठीक है। कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी। तो हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे संघ क्षेत्र क्या होते हैं। संघ क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जिस क्षेत्र के ऊपर भारत सरकार का सीधे शासन चलेगा, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, संघ क्षेत्र बोलते हैं। अभी आगे के अनुच्छेद में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब संघ क्षेत्र बनाना भी जरूरी था, क्यों जरूरी था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा इसके अंदर बात बोला गया है कि भविष्य में अधिकृत क्षेत्र, यानी कि अब देखो हमारे संविधान बनाने वाले कितने होशियार थे, उनको पता था कि हम लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं, उनको पता है ना, कि भविष्य में हम लोग क्या करने वाले, जो पाकिस्तानी पीओके कब्जा है उसको वापस लाएंगे, राइट। तो उसको भी तो हमें हमारे संविधान का हिस्सा बनाना पड़ेगा ना। या फिर हम देखेंगे बाद में कि सिक्किम किस तरह से हमने क्या किया, बाद में भारत का उसे हिस्सा बनाया, और राइट। तो वहाँ पर भविष्य में अधिकृत ऐसे कोई भी क्षेत्र जिसे भारत सरकार अर्जित करती है, उसे भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे जगह दी जाएगी। तो ये 3 बातें अनुच्छेद 1 में बोली गई थी। उम्मीद है कि अनुच्छेद 1 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या बातें की गई कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत का जो नाम होगा वो भारत या इंडिया दोनों एक ही है, ठीक है। और उसके राज्य और उसके क्षेत्रों को पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। 3 प्रकार के क्षेत्रों के बारे में बात करता है, एक राज्य के क्षेत्र, एक संघ क्षेत्र और भविष्य में अधिकृत ऐसे क्षेत्र
जिन्हें बाद में शामिल किया जाएगा। तो अब इस समय हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं करंट में, और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 संघ शासित प्रदेश है, और भविष्य में अभी हम लोग जब अधिकृत करेंगे तो ये संख्या घट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अनुच्छेद 2 को समझते हैं। अनुच्छेद 1 को हमने समझ लिया पूरी तरह से, अब अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या बात बोली गई है। अनुच्छेद 2 में यह बात बोली गई है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का यहाँ पर मतलब है कि सूचना देकर, ठीक है, तो संसद क्या करेगी? राष्ट्रपति को पहले से सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब समझ लो भारत को कोई भी विदेशी राज्य है जिसके ऊपर वो चाहे आक्रमण करके, अधिकृत करके, या किसी ने हमको गिफ्ट दिया हो, ठीक है। अब जैसे कि आगे चल के पाकिस्तान समझो सब ध्वस्त हो जाए तो बोले ठीक है भाई भारत में मिल जाते, तो अगर हमको आ जाए, ऐसे आ जाए, है ना, या हम क्या करें किसी राज्य को आर्मी भेज के वहाँ पे वो कर ले, तो किसी भी तरीके से जो भी नए राज्य है उनको संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति को इसके बारे में पहले से सूचना दे देगी, और सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे कि देखो हमने 16 मई 1975 को, है ना, इसी अनुच्छेद 2 का उपयोग करके हमने 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य को क्या किया था? भारत में मिलाया था, ठीक है। तो जो सिक्किम राज्य है वो भारत का हिस्सा नहीं था पहले। अब देखो सिक्किम राज्य कब हमारे अंदर आया? सिक्किम जब पहले तो ब्रिटिश डोमिनेट में वो भारत का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे देसी रियासतों का किया था अलग से। तो यहाँ पे चोल वंश का एक राजा था, वहाँ उनका शासन चलता था यहाँ पे स्वतंत्र रूप से। लेकिन जब चाइनवा ने क्या किया? तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा लिया। और तिब्बत को कब्जाने के बाद में क्या किया उसने? ससुरा जो भी तिब्बती लोग थे उनको क्या कर दिया? तितिर बितिर कर दिया, है ना। समझो तिब्बत का एरिया है, तो अब तिब्बत लोग के समझो एक परिवार के लोग हैं 4 लोग, अब ससुरा ऐसा उनको तितिर बितिर किया, एक परिवार वालों को भेज दिया इधर, एक परिवार वालों को भेज दिया इधर, एक परिवार बोला अरे यार पूरा परिवार को इनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, ताकि वो एकजुट नहीं आ सके, मिल नहीं सके। तो ये हो गया। तो अब इसको देखकर सिक्किम क्या हो गया? घबरा गया। अब एक तो छोटा राज्य था, तो इसको देखकर क्या वो बोला अरे यार ये तिब्बत का ये हाल कर दिया तो कल हमारा भी ये हाल कर देगा ये। तो जिसके कारण क्या हुआ? अब सिक्किम था, वो बोला क्या किया जाए? तो भारत को बोला हे भारत, क्या हम तुम्हारे में आ जाए? तुम हमारे साथ में तो नहीं करोगे ना, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ में किया। तो हम भारत में क्या बोला? जैसे कि हमारा है कि पूरा विश्व क्या है, हम उनको समझाए कि भाई देखो भारत जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं करते हैं, राइट। तो फिर क्या हुआ? सिक्किम बोला अच्छा तो हम कैसे मान ले? तो बोले ठीक है ट्रायल ले लो। तो सिक्किम ने पहले क्या किया? ट्रायल लिया। तो पहले हमने क्या किया? उसे सहराज्य बनाया, है ना। सहराज्य यानी कि वो अभी अपने हिसाब से स्वतंत्र है, लेकिन वो सारी सुविधाएं जो हमने बोला कि देखो आप अगर हम में शामिल हो गए तो आपको वो हर एक सुविधाएं मिलेगी जो भारत के हर एक नागरिक को मिलते हैं, सारे अधिकार सारे सुविधाएं वो आपको भी मिलने वाले हैं। तो 35वां संशोधन किया हमने हमारे संविधान में, ठीक है। 35वां संशोधन किया 1974 में। 35वां संशोधन करके क्या किया गया? हमने इसे सिक्किम को सहराज्य बनाया, ठीक है। सिक्किम को क्या किया हमने? 35वां संशोधन करके सहराज्य बनाया, यानी कि एक पैरेलल सिस्टम चलेगी, ठीक है। तो सहराज्य बनाया 2A के अंतर्गत। और फिर क्या हुआ? जब सिक्किम लोगों ने देखा अरे यार भारत के लोग तो बड़े अच्छे हैं, है ना, तो अब वहाँ पे फिर हमने क्या किया? वहाँ पे फिर जनमत संग्रह कराया, और फिर जनता ने बोला पूरे तरह से हाँ भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं। और फिर हमने क्या किया? संविधान में एक नया संशोधन लाया, 36वां संशोधन, ठीक है। अब देखो संशोधन क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। 36वां संशोधन 1975 में क्या किया गया? सिक्किम को पूरी तरह से भारत का राज्य बना दिया गया। सिक्किम क्या हो गया? 1975 में 16 मई 1975 को 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम क्या हो गया? भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। और फिर भारत के हर एक राज्य को जो भी सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पर भी मिलती हैं, ठीक है। और सिक्किम क्या हो गया? भारत का 22वां राज्य बन गया उस समय। हाँ, तो ये याद रखना, सिक्किम क्या हो गया था? भारत का 22वां राज्य बन गया था, ठीक है। तो राइट, अब देखो यहाँ पे संसद क्या कर रही है? राष्ट्रपति को, अब संसद जैसे संसद पारित करेगा, यहाँ पे कार्यपालिका में मेन पावर किसके पास में रहता है? प्रधानमंत्री के पास में रहता है, राइट ना। अब मोदी जी अब जैसे प्रधानमंत्री जो चाहे करवा ले, राष्ट्रपति क्या खाली बता देंगे भाई देखो हम करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति इसमें मना थोड़ी कर पाएंगे, या बाद में अरे भाई नहीं लौटा दो, नहीं। इसलिए पहले उनको पूर्व अनुमति दिया जा रहा है ना कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को बता दिया जाता है। तो अनुच्छेदों में 2 तरह की बातें करती है
कि अनुच्छेद 2 में जो है कि नए राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं। अब ये जो नए राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं, और दूसरा बात करती है कि नए राज्य को गठन करने की शक्ति, यानी कि पहले से जो भी राज्य अस्तित्व में है, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या है कि नए राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं, यानी कि जो पहले से अस्तित्व में है उन राज्यों को हम क्या कर सकते हैं, भारत में शामिल कर सकते हैं। अब जब राज्य एक बार शामिल हो गए, है ना, और यहाँ दूसरे वाले में क्या बात, जो राज्यों को गठन करने की शक्ति, यानी कि आप राज्य का क्या कर सकते हो, गठन कर सकते हो जो राज्य अस्तित्व में पहले से नहीं है। तो ये दो तरह की बातें अनुच्छेद 2 करती है, इसे आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अनुच्छेद 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 आपको पूरी तरह से समझ गया। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या बात की गई है, देखो अनुच्छेद 3 में बोली गई है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति को पहले से सूचना देकर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी अब देखो अनुच्छेद 2 में क्या बोला जाएगा, जो भी नए राज्य है उनको शामिल करने को लेकर था, है ना, जो विदेशी राज्य है जो भारत में नहीं है। बट अनुच्छेद 3 जो अभी भारत में शामिल राज्य है उन राज्यों के नाम में अगर परिवर्तन करना चाहे कर सकती है, अनुच्छेद 3 ये बोलता है। सीमा में परिवर्तन करना चाहे तो कर सकती है। क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहे, किसी राज्य की क्षेत्र बढ़ाना चाहे, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना चाहे तो वो कर सकती है। ये सारे काम करने के अनुच्छेद 3 क्या करती है, भारत की संसद को आज़ादी देती है कि भारत की संसद कोई भी राज्य के नाम परिवर्तन करना चाहे, सीमा में परिवर्तन करना चाहे, क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहे, किसी राज्य को तोड़ ताड़ के 2 राज्य में बना दे, किसी 2-4 राज्य को मिला के 1 राज्य बना दे, मतलब जो मर्जी आए। अभी जो भी पहले क्या बोला, देखो कितना होशियार थे हमारे संविधान बना, पहले क्या बोला, पहले शामिल कर लो, अनुच्छेद 2 में क्या बोला, शामिल कर लो। अब शामिल हो गए तो आराम से अब उनके साथ में क्या करो, तोड़ा ताड़ी करते रहो, किसी तोड़ो किसी जोड़ो, जो करना है जो मर्जी अब करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं सकते। अब देखो इसी अनुच्छेद 3 का फायदा उठा के क्या किया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ के एक अलग राज्य बना दिया गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी से अलग करके उत्तराखंड को अलग राज्य बना दिया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से ससुरा झारखंड को तोड़ के अलग बना दिया गया 15 नवंबर 2000 को, राइट। तो इसी प्रकार के परिवर्तन करते रहते। फिर आगे हम लोग देखेंगे जो है कि बम्बई, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती तो बम्बई में गुजरात भी आता था, बाद में उससे तोड़कर क्या किया वो अलग बात है, उसे हम लोग अगले वाले देखेंगे कि भाषाई आधार पर वो किया गया, राइट, तो तोड़कर किया गया, राइट ना। तो इस प्रकार से क्या करती है अनुच्छेद 3, आज़ादी देती है कि किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में भारत की संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से काम कर सकती है। यानी कि अब देखो राष्ट्रपति को संसद क्या करेगी, पहले अनुमति देगी, ठीक है, पहले उससे क्या करेगी, अनुमति लेगी, सूचना देगी। अब जब राष्ट्रपति के पास में सूचना जाएगा तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले क्या करेंगे, जिन भी राज्यों के साथ में सीमा परिवर्तन हो रहा है, उनके नाम में परिवर्तन हो रहा है, उस राज्य से क्या करेंगे, मत मांगेंगे। तो एक समय सीमा के भीतर राज्य को क्या करना रहता है, अपना निर्णय देना पड़ता है। अब राज्य, अब देखो राज्य लेकिन जो कुछ भी निर्णय दे, चाहे वो हाँ बोले ना बोले, जो भी निर्णय हो या निर्णय ना ही दे, राष्ट्रपति उनके मत को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पूरी तरह से ताकत कहाँ पर है, किसके हाथ में है, संसद के हाथ में है, ठीक है। राज्य एग्री हो या ना हो, जो अगर संसद करना चाहे तो वो क्या कर सकती है, ये सारे काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है आपको। तो इससे अपने को क्या क्लियर होता है कि जो संविधान है, संसद को ये पूरी तरह से अधिकार देता है कि वो नए राज्य को बना सकती है, नए राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहती है, वो परिवर्तन वो कर सकती है, ठीक है। इसी तरह देखो जो भारत का क्षेत्रीय है ना, कि इस तरह से क्या दी गई, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई। यानी कि अब देखो यहाँ से अपने को ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि इसीलिए कहा गया है कि भारत अविभाज्य राज्यों का क्या है, संघ है। यानी कि राज्य इसमें आ तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से वो बाहर जा नहीं सकते, राइट ना। अब राज्य
क्या कर सकते हैं? अब देखो, संघ जो सरकार है, संघ सरकार राज्य को खत्म कर सकती है, यानी कि राज्य में तोड़ताड़ करे, छेड़छाड़ करे, सीमा परिवर्तन करे, यानी कि राज्यों के साथ में वो जो मर्जी चाहे वो कर सकती है, लेकिन राज्य कभी भी संघ सरकार को खत्म नहीं कर सकते हैं। इस बात से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका से या अन्य संघीय व्यवस्था से पूरी तरह से भिन्न है। अमेरिका क्या है? अविभाज्य भाग्यों का अविभाज्य संघ है, यानी कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो चाहे तो संघ की सरकार को खत्म कर सकती है, लेकिन भारत की राज्य सरकार संघ सरकार को कभी भी नहीं खत्म कर सकती। राज्य सरकार, इससे देखो एकता और अखंडता का भी संदेश जाता है, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि हमारा भारत बटा ही था इतने टुकड़ों में। तो इस तरह से हमारे संविधान बनाने वाले लोग कितने ज़्यादा बुद्धिमत्ता के प्राणी रहे होंगे, आप इस बातों से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार संविधान बनाया उन्होंने। इसीलिए भारत को अविभाज्य भाग का अविभाज्य संघ कहा जाता है और विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, और जो अमेरिका है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे कि अब एक बेरूबाड़ी जगह है, ठीक है, ये बंगाल में आता है, तो इसको लेकर अब क्या हो गया, तो कुछ जब बंटवारा हो रहा था, जैसे कि अब जो अंग्रेज बंटवारा कर रहा था वो बकलोल लोग थे, जैसे कि रेड क्लिफ ने क्या बंटवारा किया था। अब वो भाई साहब आए मस्त पैके, बोला यार बंटवारा करना है, एक टेबल पे मैप बिछाए और मैप बिछा क्या कर दिए, बोले इंडिया और पाकिस्तान को बांटना था, है ना। अब जैसे बंगाल का विभाजन किया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, तो पूर्वी बंगाल तो आगे चल के क्या बन गया, हमने उसको तोड़ के पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बना दिया 1971 में, राइट। तो अब उसने भाई साहब ने क्या किया, उसी वहाँ पे उस साइड के जो पाकिस्तान है उसको भी, और उस साइड जितने भी पुलिस स्टेशन आते थे सब पुलिस स्टेशन को मिलाते उन्होंने क्या किया, लाइन खींचा और बोला लो भाई डिवाइड हो। तो जिसके कारण क्या हुआ, किसी का घर यहाँ पे और खेत वहाँ पर, तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे भी कुछ अपने पास में ऐसे क्षेत्र थे कि जो वहाँ पे जाने चाहिए, तो कुछ उनके क्षेत्र थे जिनको यहाँ पे आने चाहिए। तो अब जो चाचा नेहरू थे उस समय, उन्होंने क्या सोचा, ठीक है ना अभी हम क्या करते चेंज करते थे। तो बाद में यहाँ पे एक केस चला गया कि भाई आप भारत के अनुच्छेद 3 में क्या आपको ये ताकत देती है कि आप भारत के किसी भी सीमा क्षेत्र के अंदर के क्षेत्र को आप दूसरे देश को दे सकते हो। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई साहब, पंडित जी आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र को उठाकर दूसरे राज्यों को या दूसरे देश को दे दे। तो यही बेरूबाड़ी बनाम संघ था 1960 में, राइट ना। फिर बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर संशोधन किया गया कि भाई आप क्या कर सकते हो, कि इसके लिए फिर उन्होंने संविधान में संशोधन किया। फिर संशोधन वगैरह करने के बाद में अब देखो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने का जो है कि चला आ रहा था मामला, और जाके मोदी सरकार के टाइम पे सॉल्व है ना। मोदी जी आए, शेख हसीना से मिलजुल के बात किए और यहाँ पे हस्तांतरण कर दिए। ठीक है, अब इसी में क्योंकि बात आती है कि अनुच्छेद जो भी इसके अंदर राज्यों के लिए रिलेटेड अनुच्छेद है उसके लिए कोई भी हमें संशोधन 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं, सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। तो वहाँ पे इसको करके फिर इसका निस्तारण किया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अगले अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस भाग का हम लोग आखिरी अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 4। ठीक है, और फिर कुछ हम लोग नए राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से सरदार पटेल ने 552 देशी रियासतों को भारत में एकीकरण कराया, और आगे चल के भारत का राज्यों का निर्माण किस आधार पर, भाषा आधार पर हुआ, उसके क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, इन बातों को समझेंगे और इसी के तहत हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 4 देखते हैं। अब अनुच्छेद 4 में देखो क्या बात बोली गई है कि अभी जो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को शामिल करने की बात थी, और अनुच्छेद 3 में जो है कि जो भी राज्य शामिल हैं, यानी कि भारत के पहले से अस्तित्व के राज्यों के सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन करने की जो बात थी, इन दोनों के लिए अब जब भी काम किया जाएगा तो संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 4 में यह बताया गया कि भाई साहब आपको ये सारे काम को करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, संशोधन को क्या किया गया है, 368 के बाहर रखा गया है ना। अब 368 क्या है कि यहाँ पे विशेष बहुमत के साथ में क्या करना रहता है, दोनों भी राज्यसभा और लोकसभा से तो किसी भी बिल को पारित कराना रहता है विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से। लेकिन बोला गया कि इसे आप साधारण बहुमत से करवा सकते हैं, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 50% वहाँ पे वोट दे देंगे तो इसे साधारण बहुमत बोला जाता है। और जब एक बार संसद ने इसे पारित कर दिया, संसद ने पास कर दिया, तो इसे मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। राष्ट्रपति बाद में ये नहीं बोल सकते हैं
कि भाई हम इस बात को नहीं मानते, ऐसा आप मत करो, ठीक है। एक संसद ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। वैसे भी राष्ट्रपति क्या होते हैं, घर में जितनी दादा की इज्जत होती है उतनी राष्ट्रपति की इज्जत होती है। देखो दादा बोलते रहते हैं लेकिन घर में काम वही होता है जो पिताजी चाहते हैं। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति की भी हमारे देश में इज्जत, खाली उनको रिस्पेक्ट है, इज्जत है। जैसे दादा घर में इज्जत रिस्पेक्ट रहती है लेकिन चलती किसकी है, पिताजी की, यानी कि प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। अब देखो अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, अनुच्छेद 3 में चेंज कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर जो संविधान में अनुसूची लगी हुई थी 1 और 4 वो भी प्रभावित होगा इससे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अनुसूची 1 और 4 को भी उस तरह से मॉडिफाई चेंज करना पड़ेगा। तो ये था अनुच्छेद 4 की बात, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के समय एक बार, अभी जैसे बेरूबाड़ी के केस में ये प्रश्न उठा था, अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि क्या जो है कि संविधान की संसद जो है कि भारत के किसी भी राज्य को क्या कर सकती है, विदेशों को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसा प्रश्न जब बेरूबाड़ी के संघ में उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अनुच्छेद 2 या 3 के अनुच्छेद 3 ही वैसे देखा जाए या 2 को भी हम लोग ले ले तो भारत क्या कर सकती है, सिर्फ सीमा के नाम में क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी भारत के क्षेत्र को विदेशों को देना यहाँ पे नहीं की गई है। अगर आपको ऐसा करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत यानी कि विशेष बहुमत के तहत आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, तब आप ये कदम उठा सकते हैं। जिसके बाद ये रास्ता क्लियर हो गया था बेरूबाड़ी संघ का, और फिर क्या कर दिया गया, उसे संशोधन करके पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। फिर बांग्लादेश के विवाद को भी इसी प्रकार से जो है कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अगर कोई भी राज्य एक दूसरे देश से हस्तांतरित करना है, लेना देना है या एक्सचेंज करना है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, संशोधन करके साधारण बहुमत से कर सकते हैं। यही 2015 में बांग्लादेश के साथ में हमने किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये केस का समाप्ति होती है। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 4। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के समय जब भारत को अंग्रेज आज़ाद करके गए थे, तो अब वहाँ पे उन्होंने क्या, जैसे कि उन्होंने क्या बोला था कि वहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि जो भी भारत, अब उन्होंने बोला था कि जो भी ब्रिटिश जहाँ पर राज्य कर रहे, ब्रिटिश जहाँ पे शासन कर रहे, वो तो हम आपको दे ही देंगे, राइट। या फिर और भी जो भी लोग आप में शामिल होने चाहते हो आप उन क्षेत्रों को ले लो। और तीसरा वहाँ पे एक देसी रियासत भी थी। देसी रियासत यानी कि राजा लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने स्वायत्त उन लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के चमचे बन के अपना शासन चला रहे थे, है ना। तो ऐसे कुछ पाकिस्तान में भी थे 139, तो पाकिस्तान उनका करवा लिया। और भारत में ऐसे 552 देसी रियासतें थी। तो यहाँ पे सरदार पटेल ने क्या किया था, उन 552 रियासतों को एक किया था, यानी कि भारत में शामिल करवा गया था। अब यहाँ पे ये अंग्रेज क्या बोले थे कि ये जो देसी रियासत हैं या अपना या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में चले जाए, या अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते तो अपना क्या कर सकते, स्वतंत्र देश बना सकते, राइट। तो जिसके कारण यहाँ पे सरदार पटेल ने बहुत ही अच्छा काम किया था। 552 देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था, भारत को एक करने का काम किया था। अब इसके अंदर जो यहाँ पे 3 देसी रियासत थे, वहाँ पे हो गई थी समस्या। एक था जूनागढ़ जो कि गुजरात का यहाँ पे था, और एक हैदराबाद, और एक तो जो जम्मू एंड कश्मीर था। तो जम्मू एंड कश्मीर का तो पहले भारत में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब पाकिस्तान ने दगाबाजी कर दी तब वो भागे भागे आए नेहरू जी के पास में, बोले पाकिस्तान तो हमको ससुरा आक्रमण कर दिया, बचा लो। तो सरदार पटेल ने बोला अरे ऐसे कैसे बचा ले, तुमको पहले बोले थे शामिल होने के लिए तो हुए, बचाना तो आओ, लो ये पेपर में शामिल करो, इस हस्तांतरण करो कि आप भारत में शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ शामिल के बोले हाँ ठीक है, 1 नंबर काम किया, अब हम तुमको क्या करते भेजते, और भारत अपनी सेना भेज के इस तरह से हमने उसको किया था। अब जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ में हमने क्या किया, तो वहाँ जो अब ये था कि जूनागढ़ में मेजॉरिटी जो थी हिंदू थी, लेकिन वहाँ जो शासक था वो ससुरा मुस्लिम था, है ना। तो वो बोलता हम पाकिस्तान, बीच में कहाँ पाकिस्तान बनाएंगे, अभी ऐसे ही तो ऐसे सरदर्द बने हुए थे। तो वहाँ पे हमने क्या किया, जनमत संग्रह करा के उसे शामिल कर लिया। और हैदराबाद में हमने क्या किया, पुलिस कार्रवाई के वहाँ पर करवा के क्या कर लिया, उसे भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, वहाँ पे राज्यों का एकीकरण किया, सारे राज्यों को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, अब जब राज्य सारे शामिल हो गए
तो शामिल होने के बाद में अब जो भी राज्य थे, अब देखो क्या होने लगा धीरे धीरे। अब पहले जो राज्य थे वो देसी रियासतों का मतलब कि सब अब राजा लोग अपना अपना शासन करके बैठे थे, जिसके कारण सारी तितर बितर थी, है ना। तो अब क्या होने लगा धीरे धीरे बाद में राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अब क्या हो गया था भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी कि हम ये भाषा बोलने वाले हैं, हम ये भाषा बोलने वाले हैं, कि इस हिसाब से हमको क्या किया जाए, अलग से राज्य बनाकर दिया जाए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है कि एक आयोग की गठन की गई थी, है ना, जिसे हम लोग धर आयोग बोलते हैं। पहले जो आयोग बनी थी धर आयोग, ठीक है, धर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। जो अब इसमें मांग उठने लगी थी कि जो अब ये जो मांग है सबसे पहले दक्षिण भारत में उठी थी। दक्षिण भारत का जो मद्रास प्रांत था, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अब देखो जैसे कि तेलुगु बोलने वाले लोग हैं और एक तमिल बोलने वाले लोग। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन लोगों ने क्या बोला कि हमको एक अलग से तेलुगु भाषी प्रदेश बना के दिया जाए, राइट ना। तो वो बाद में जाके बनता है आंध्र प्रदेश, है ना। तो वहाँ से तमिलनाडु से अलग, तमिल लोगों के अलग। तो उसी को सॉल्व करने के लिए जो कि आयोग गठन की गई थी 1948 में, और इन्हें काम सौंपा गया था कि बताओ क्या भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करना चाहिए। तो इस आयोग ने, धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उसमें ये उन्होंने बताया कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, और ये जो सिफारिश थी इसे अस्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब फिर आगे क्या होता है, अब यहाँ पे आगे जो है कि ये धीरे धीरे और मुद्दा बढ़ते जाता और सिचुएशन डेंजर होती जाती है ना। तो अब क्या होता है, फिर एक और यहाँ पे बनाया जाता है समिति, JVP समिति जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इस JVP कमेटी में यहाँ पे जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभिषी तारमैया, ये 3 लोग रहते हैं। और इन 3 लोगों की कमेटी भी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है, और ये भी क्या करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, इस बात को नकार देते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य को गठन करने के लिए, अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करने के लिए भारत सरकार को मजबूर होना पड़ता है। अब होता कैसी है भारत सरकार मजबूर, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता रहते हैं जिनका नाम रहता है पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टू श्रीरामुलु। अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, और ये क्या करते हैं भाई साहब, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, बोलते नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब पोट्टू श्रीरामुलु आप भाई साहब 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ गए। आप 2 दिन नहीं रह जाते भाई साहब, 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाते। अब चाचा नेहरू ठान के बैठे, बोला बैठे रहो, जाओ हमको क्या फ़र्क पड़ता है, रहो भूखे। तो अब भाई साहब हो जाती है इनकी मृत्यु। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये खबर क्या होती है, आग की तरफ फैल जाती है। और खबर आग की तरफ फैलने के बाद जो जनता रहती है ना, तेलुगु भाषी बोलने वाले जो आंध्र की जनता रहती है, वो एकदम जोर शोर से आंदोलन हो जाता है। भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बन जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, सारी तरह आंदोलन होते हैं, सब और ज़्यादा भूख हड़ताल बैठने लगे। बोले कि कैसे आप मृत्यु हो गया, सोच रहे तुमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है ना। तो फिर भारत सरकार को अंततः मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करती है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसी आंध्र प्रदेश से आगे चलकर 2014 में और एक राज्य निकलता है जिसका नाम है तेलंगाना, है ना। तेलंगाना जो तेलुगु भाषा, अब यहाँ पर भी 2 और फिर बाद में विवाद हो जाता है। तो तेलुगु भाषी बोलने वाले तो उन लोग अपना एक अलग राज्य करते हैं, तेलंगाना की मांग करते हैं। तो अब देखो, अब किसी भी काम करने के लिए, जैसे कि आग लगने के लिए चिंगारी काफ़ी रहती है। अब पहले से सब लोग भाषा के आधार पर राज्य को गठन करने की मांग कर रहे थे। अब भाई साहब यहाँ पे हो गई काम उनकी सरल। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो बाकी जो मांग कर रहे थे, अब बोले अरे भाई साहब अब हो गई ना हमारे बल्ले बल्ले। बोले अच्छा भाई साहब ये बताओ, उनको दे दिए भाषा के आधार पे ही दिए ना, तो हमको क्यों नहीं दोगे तुम, बराबर। तो ये मांग उठने लगी देश के हर कोने से कि भाषा के आधार पर अब हमको भी देना पड़ेगा। तो अब ये मांग जो है कि सारे देश से उठने लगे। तो इस मांग को पूर्ति करने के लिए फिर से एक आयोग की गठन की जाती है, फजल अली आयोग।
फजल अली आयोग। तो फजल साहब जो है इस आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, ये जज रहते हैं, ठीक है। फजल अली आयोग के यहाँ पे की जाती है दिसंबर 1953 में यह आयोग की गठन की जाती है। दिसंबर 1953 में इनका गठन किया जाता है, ठीक है। 3 सदस्य यहाँ पे रहते हैं, 3 सदस्य रहते हैं इसके अंदर फजल अली आयोग में। और इसमें क्या होता है कि अब 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 1955 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 2 साल के बाद, और ये इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, हमें भारत को या भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। लेकिन ये आयोग कहीं से कहाँ तक जो है कि राज्यों का जो विभाजन है, यानी कि एक भाषा एक राज्य, इसका खंडन करती है। इन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा कि आप जो भी भाषा एक भाषा बोलने वाले मेजॉरिटी के लोग हैं वहाँ पे उस आधार पे आप राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन ये कतई नहीं होने चाहिए कि एक राज्य एक भाषा। इसको इन्होंने पूरी तरह से नकारा था। इस बात को आपको ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ से फिर रास्ता साफ हो जाता है कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो फिर बाद में आगे चलकर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है, जिसके लिए संविधान में 7वां संशोधन किया जाता है। 1955 में रिपोर्ट दिया, फिर 7वां संशोधन किया जाता है 1956 में, और फिर भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश, है ना, राइट। अब इस प्रकार से अगर हम लोग देखें उस समय भारत के राज्य में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश था, असम, बिहार, बम्बई था, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्य थे, राइट ना। तो अब यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का फिर गठन होने लगा, जैसे कि हमें पता है। फिर इसी आधार पर महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, है ना। महाराष्ट्र से गुजरात अलग होकर एक नया राज्य बना गुजरात। पहले बम्बई प्रेसिडेंसी में आती थी। इसी प्रकार से त्रावणकोर और उसके आसपास के कुछ इलाकों को, मालाबार का जो वहाँ पे दक्षिण का राज्य है, उन सबको मिला के एक केरल नाम का राज्य बनाया गया, ठीक है। तो इस आधार पे अब क्या होने लगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा, है ना। तो ये जो है कि अलग अलग राज्य बनने लगे। फिर बाद में आगे चलकर फिर अब जो है कि एक पेप्सू राज्य था। पहले जो पंजाब था वो था पेप्सू, है ना, पंजाब, ईस्ट, पटियाला, ऐसा करके इसका जो नाम था। फिर बाद में यहाँ पर 2 अलग राज्य बनते हैं इससे। एक हरियाणा, हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा राज्य बनता है, और जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए पंजाब राज्य बनता है। और इसी से अब जो इसका पहाड़ी इलाका था, है ना, अब इसका जो पहाड़ी इलाका था, जो कि बाद में हिमाचल, पहले इसे क्या किया जाता है, एक संघ शासित क्षेत्र बनाया जाता है, लेकिन बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश से एक नए राज्य का गठन होता है, ठीक है। अब ये कब होता है, 1966 में होता है, 1966 में होता है। तो इस बात को आप सब नोट करते जाइए, राइट। और फिर इसी प्रकार से मणिपुरा, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर के राज्य बनते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय कभी 1972 में इन राज्यों का गठन होता है, राइट। इसी प्रकार से फिर सिक्किम को भारत में शामिल किया जाता है, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के कुछ क्षेत्रों को काट पीट के छाट पीट के अलग बनाया जाता है। फिर 2014 में तेलंगाना इसका 29वां राज्य बनता है। लेकिन फिर क्या होता है, 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था, वहाँ पे जो उसकी धारा थी 370, उसे हटाकर उसे एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है। जम्मू कश्मीर से काट के लद्दाख को अलग कर दिया जाता है, उसे एक अलग संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर को अलग। तो भारत में आपस से कितने हो जाते हैं, 28 राज्य हो जाते हैं। तो तेलंगाना क्या था, हमारे भारत का 29वां राज्य बना था। ये आपको याद रखना है 2014 में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इन सारे चीज़ों का होता है, और नामों में परिवर्तन वगैरह। तो ये था हमारा किस प्रकार से भारत और उसके संघ क्षेत्र थे, राइट। तो अब देखो यहाँ पे संघ शासित जो क्षेत्र थे, जैसे कि अभी यहाँ पे चंडीगढ़ एक संघ शासित क्षेत्र है। तो अब हुआ क्या, जब पंजाब और हरियाणा अलग हो रहे थे तब पहले इनकी सब कुछ कैपिटल वगैरह चंडीगढ़ में ही थी, राइट ना। तो अब ये बोले हम लेंगे हम बोलेंगे, इनके बीच में झगड़ा चलने लगा, जिसके कारण केंद्र शासन का बोले तुम दोनों झगड़ा मत करो, इसके ऊपर सीधा क्या रहेगा, दिल्ली का शासन रहेगा। अब देखो संघ शासित क्षेत्र क्यों बना, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ का खर्चा वर्चा नहीं चल सकता इतना, और ऐसे क्षेत्र संघ शासित बनाए जाते हैं जो भारत के जो शासन पर वहाँ से बहुत दूर है, जैसे कि अंडमान और निकोबार, है ना।
अब जो अंडमान निकोबार है इस पे जो भी अभी है यहाँ पे, तो इसे संघ शासित बनाना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दे दे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आ जाएगा, और मुख्यमंत्री आ जाएगा तो अब यहाँ पे मुख्यमंत्री सब कुछ शासन व्यवस्था देखेगा यहाँ पे। अब इससे क्या हो सकता है कि कोई विदेशी आए और डायरेक्टली मुख्यमंत्री को पैसा वैसा दे के मिला ले और ससुरा यहाँ पे रातों रात अपनी सेना भेज के कब्जा कर ले, तब तो हो गया, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सीधा बोला गया कि कहाँ किसका शासन रहेगा, दिल्ली का शासन रहेगा। दिल्ली यहाँ पे सीधे शासन करेगी। जो छोटे मोटे मामले रहेंगे, गटर कहाँ बनाना, नाली कहाँ खोदना है, कचरा कैसे व्यवस्थित करना, तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे बाद में जो थोड़े बहुत जिन राज्यों में वहाँ पे एमएलए की व्यवस्था की गई, जैसा हर एक राज्यों में होता है, वहाँ से यहाँ भी चुन के आएंगे, लेकिन ये छोटे मोटे काम करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली शासन किसका रहेगा, केंद्र सरकार का। उसी प्रकार दिल्ली जो है कि एक यहाँ पे राज्य है, लेकिन वो पूर्ण राज्य नहीं है। यानी जैसे दिल्ली की पुलिस देखो केजरीवाल के पास में नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास में, और वो जरूरी भी है क्योंकि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो वहाँ पे अगर उस प्रकार से अगर उतनी शक्ति देते तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो छोटे मोटे जो काम है वो आप देखती है, वो दादरा नगर हवेली है ना, तो ऐसे जो भी है यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, ये सब क्या है, इसलिए इसे जरूर, जैसे कि यहाँ पे लक्षद्वीप को जरा पाकिस्तान यहाँ से पैसा देके इसको मिला सकता, कब्जा कर सकता है, राइट। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों को जो दूर है जहाँ पे इस प्रकार है, तो वहाँ पे संघ शासित यानी कि राज्य केंद्र सरकार का सीधे शासन होना भी जरूरी है, इसलिए वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये पूरी टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गई रहेगी, है ना। आने वाले समय में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको हर एक चीज़ें बारीकी से क्लियर हो जाएगी। तो आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को आप वापस से रिवाइज करके देख लेना, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, आपका कहीं से कहीं तक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।